Hi, dear students. I hope you all are doing well. Dear students, मैं रोज की तरह आज फिर से आपके लिए कुछ ऐसे एमसीक्यूज लेकर आया हूँ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर जो कि कई सारे एग्जाम्स में इसी साल नई ट्रेंड के ऊपर पूछे गए हैं। तो ये सेशंस आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मेरा जो मेन मोटिव है इन सेशंस को आपके लिए लाने का वो बस यही है कि आप बच्चे अवेयर हो जाएं अबाउट द रीसेंट ट्रेंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ये आपको पता चले कि आजकल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल and don't forget to press on a bell icon so that you never miss any important update. So without wasting your precious time, I am going to start our today's session. First question I am going to read out for you. Sirsi beetle nut recently got GI tag. Belongs to which state? First Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Assam. आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा। तो आवर राइट आंसर इज कर्नाटका। सिरसी बीटल नट प्रोडक्ट बिलोंग्स टू कर्नाटका। नाउ व्हाट इज जीआई टैग ही आपको पता होना चाहिए। जीआई टैग स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नाउ इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखोगे जीआई टैग, आप कभी नहीं बोलोगे, बस आप अटेंटिव रहो। तो जीआई टैग एक ऐसा टैग है जो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिनमें रीजन स्पेसिफिक क्वालिटीज पाई जाती है। जिस रीजन में प्रोडक्ट्स कोई प्रोडक्ट ग्रो होता है, अगर उस रीजन से रिलेटेड, उस रीजन से एसोसिएटेड उसमें कोई क्वालिटी पाई जाती है तो उन क्वालिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स ये आप याद रखो। अब एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये टैग कितने सालों तक वैलिड रहता है एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये टैग वैल्यू वैलिड रहता है फॉर एनी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पर ये दिया गया हो फॉर 10 years, जो कि आप याद रखोगे। इट विल रिमेन वैलिड फॉर 10 years। नाउ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इस टैग को रेस्टोर किया जा सकता है। मान लो किसी प्रोडक्ट पर जीआई टैग मिला, आज अगर उस पर कोई टैग, ये जीआई टैग मिला है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो फ्रॉम दिस डेट या फ्रॉम दिस ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 years, 10 साल बीतने के बाद क्या ये टैग ऑटोमेटिकली एक्सपायर होता है। अब 10 सालों के बाद क्या उसी प्रोडक्ट पर ये टैग डिमांड किया जा सकता है। तो आंसर है यस, किया जा सकता है। आप ये याद रखोगे, ये टैग डिमांड किया जा सकता है फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Globally important agricultural heritage systems recognized by Food and Agricultural Organization in India are Kuttanad below sea level farming, Koraput traditional agriculture, Pampur saffron heritage system। यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑल ऑफ द अबो। तो आई होप कि आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि व्हाट आर जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स। इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखोगे, ये जो जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स है वो जियोग्राफिकल लोकेशंस जो कि एस्थेटिक वैल्यू रखते हैं, एस्थेटिक रिलेटेड टू ब्यूटी। यानी ये ऐसे लैंडस्केप्स है जो कि ब्यूटीफुल भी है, खूबसूरत भी है, अपनी खूबसूरती की वजह से दे आर फेमस। बट with this they are having they are having some specific characteristics
विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट, यानी कुछ ऐसे लैंडस्केप्स जिनमें एस्थेटिक ब्यूटी भी पाई जाती है एंड और उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो कि आवर इन्वायरमेंट फॉर आवर नेचर फॉर आवर इकोलॉजी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजिकली, दे आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, ये आप याद रखोगे। अब इन जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स को रिकॉग्नाइज करने वाली बॉडी, रेगुलेट करने वाली बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ ये जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये याद रखोगे, इसको फॉर्म किया गया था 1945 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तो इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो रोम इटली में है, ये आप याद रखोगे। नाउ अब हम देखेंगे कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही है हमारे लिए। कुटनाड बिलो सी लेवल फॉर्मिंग, दिस इज करेक्ट। ये इसको रिकॉग्निशन मिली है एज एन जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम इन इंडिया। सेकंड वन, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड पापुर सेफ्रॉन हेरिटेज सिस्टम, दिस इज आल्सो करेक्ट। ये जो कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग है, दिस इज परहैप्स फाउंड इन केरल, लेकिन आप इसको सर्च आउट करोगे। नाउ ये जो कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, दिस इज फाउंड इन ओडिशा। एंड पापुर सेफ्रॉन हेरिटेज, दिस इज फाउंड इन जे एंड के यूटी, ये आप याद रखोगे। एंड कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग, आई होप, आई एक्सपेक्ट कि ये केरल में ही पाई जाती है, ये फार्मिंग। हाँ, दिस इज लोकेटेड इन केरल। इन तीन लैंडस्केप्स को आप याद रखोगे, लैंडस्केप्स को आप याद रखोगे क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनने के और भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बीज बचाओ आंदोलन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट रहा है हमारी कंट्री में, इस पर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, आपको ये भी ध्यान देना है कि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं और किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, मोमट वाज फाउंडेड बाय विजय जरदारी इन उत्तराखंड, दिस इज 100% करेक्ट स्टेटमेंट एंड इस स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। नाउ it was a moment found to recover traditional farming practices by replacing cash crops. This statement is also correct क्योंकि ये जो बीज बचाओ आंदोलन है, ये मोमेंट शुरू किया गया था इसीलिए ताकि ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है उसको रिकवर करे, फार्मर्स उसको फिर से ऑप्ट करे, क्योंकि फार्मर्स ड्यू टू वो कैश क्रॉप्स को उगा रहे थे अपनी फील्ड्स में, क्योंकि कैश क्रॉप्स उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते थे। तो इस वजह से ना वो मतलब कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे, जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ गया था कि ज़मीन बंजर होती जा रही थी, क्योंकि ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स सॉइल वाज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। ये आपको याद रखना है एंड इसी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ताकि ट्रेडिशनल क्रॉपिंग जो है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग जो है, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है, उसको जब रिकवर करेंगे फार्मर्स, उसको जब फिर से ओप्ट करेंगे तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल इंक्रीज आल्सो। नाउ ऑप्शन नंबर सी, बारह अनाज, a traditional method of mixed farming and intercropping of 12 species of crops was a mouthpiece of this movement, this is also correct। बारह अनाज एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है जो कि फार्मर्स ने छोड़ दी थी इससे पहले। नाउ ये जो विजय जरदारी है, तो इट वाइसड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ बारह अनाज ट्रेडिशनल मिक्सड फार्मिंग, ताकि सॉइल फर्टिलिटी फिर से रेस्टोर हो जाए। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, तो ऑल अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आवर आंसर इज डी। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस इज अ टर्म गिवन बाय, तो इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस जो टर्म है ये इनमें से किसने दी थी? क्लाउडी बर्नार्ड, वॉल्टर ब्रैडफोर्ड, जेम्स लवलॉक। आई होप कि आप बच्चों ने सही आंसर मार्क किया होगा, तो आवर राइट आंसर इज क्लाउडी बर्नार्ड was the person who has first used the term ecological homeostasis. Now,
व्हाट इज इकोलॉजिकल होम्योस्टैसिस? इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखोगे, इकोलॉजिकल होम्योस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पाया जाता है, ताकि वो अपना जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है, इंटरनल बैलेंस वो खुद से मेंटेन खुद ही करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब मैं इजी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। ये था इंग्लिश में। अब हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल होम्योस्टैसिस क्या है। सिंपल वर्ड्स में आप याद रखोगे कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स वो भी ऑर्गेनिज्म है जिस जिसकी लाइफ होती है, जिसमें जान होती है, जो जानदार होती है, जो जीवित होते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आवर इकोसिस्टम इज आल्सो अ बिग बायोलॉजिकल सिस्टम, आवर लाइफ एंड इंडिविजुअल्स लाइफ इज आल्सो अ बायोलॉजिकल सिस्टम। एक छोटे से ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित है, उसके अंदर भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिससे वो खुद को मैनेज करता है। तो दीज आर द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अब यही बायोलॉजिकल सिस्टम जब अपना इंटरनल बैलेंस मेंटेन करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें वो रहता है, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल होम्योस्टैसिस। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को अपना इंटरनल एटमॉस्फेयर जो है, अपना अंदरून जो है, अपना इंटरनल सिस्टम जो है, उसको बैलेंस में रखने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं होती है। तो एनीबॉडी इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनी ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन हिज इंटरनल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम। तो एक ऑर्गेनिज्म खुद से ही अपना इंटरनल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखता है, बैलेंस में रखता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल चेंजेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल होम्योस्टैसिस, जो आपको याद रखना है। एंड क्लाउडी बर्नर्ड वाज अ पर्सन हु हैज गिवन दिस टर्म। अब इस टर्म को जिस आदमी ने पॉपुलराइज किया था वो है वॉल्टर ब्रैडफोर्ड, जो कि आप याद रखोगे। नाउ अवर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर है, जेम्स लाउलॉक। आई होप कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में सर्च जरूर करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा आदमी है जिसने एक इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दिया था जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नाउ यू कैन सर्च आउट कि इसने कौन सा हाइपोथेसिस दिया गया था जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, आप इसको जरूर करोगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is true about Millennium Ecosystem Assessment Report? It was first time called for by former UN Secretary General Kofi Annan in 2000. Report popularized the term seed bank. It is a biennial report published by United Nations Environment Program. आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा। तो पहले हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, देन वी विल बी एबल टू pick out the correct option. Now, first, it was first time called for by former UN Secretary General Kofi Annan in 2000. ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि आपने पढ़ा होगा। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। नाउ, रिपोर्ट पॉपुलराइज द टर्म सीड बैंक। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट है, इसने सीड बैंक टर्म को पॉपुलराइज नहीं किया था, बल्कि इसने इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज टर्म इसने पॉपुलर की थी। इस रिपोर्ट ने पॉपुलराइज की थी इकोसिस्टम सर्विसेज, जो कि आप याद रखोगे, इकोसिस्टम सर्विसेज। आई एम नॉट हैविंग पेन, दैट इज वाई ये हैंड राइटिंग आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास लेक ऑफ रिसोर्सेज है, जिस वजह से मैं आपको अच्छे से सेशंस को कंडक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास सारी फैसिलिटीज हो जिससे मैं आपको बेहतरीन तरीके से क्लास कंडक्ट आपका करूं। नाउ, रिपोर्ट पॉपुलराइज द टर्म सीड बैंक, तो मैंने अभी कहा ये दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इस रिपोर्ट ने, मिलेनियम असेसमेंट रिपोर्ट ने इकोसिस्टम सर्विसेज टर्म पॉपुलराइज की थी। ये आप याद रखोगे। अब इकोसिस्टम सर्विसेज आपको पता ही होगा कि इकोसिस्टम जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे फूड, फोडर, वाटर, कुछ भी हमें जो कुछ नेचर से मिलता है, तो ये सर्विसेज है जो हमें नेचर देता है। नेचर इज
नेचर हमारे लिए हैबिटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है ताकि हम इस दैट इज वाई कि वी आर एबल टू लिव ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज टर्म इसने पॉपुलर की थी मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट ने। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है। दिस इज तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड ऑप्शन नॉट करेक्ट। नाउ सी, इट इज अ बाई एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। मैंने अभी आपसे जस्ट एक्सप्लेन किया कि ये कोई बाई एनुअल रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट नहीं है। ये एक रिपोर्ट आया था 2000 इन 2000s में ये रिपोर्ट आया था, जिसको पहली बार कॉल किया था कोफी आनंद ने, जो कि फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। और ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था इन 2005, जो कि आप याद रखोगे। और इसी रिपोर्ट ने एक टर्म पॉपुलराइज की थी जो मैंने अभी आपसे कहा, इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टाइलर प्राइस। देखो बच्चों, मैं आपसे यहाँ पर फिर से ये जरूर कहूंगा, आज के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं। यहाँ पर आपका ध्यान अगर इस वर्ड पर नहीं गया हो तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को गलत करा पाओगे, गलत कराओगे। तो यहाँ पर जो हमारा अ, ध्यान खींचने वाली एक टर्म है वो है इनकरेक्ट। हमने करेक्ट स्टेटमेंट पिक आउट नहीं करना है, वी हैव टू गो फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा टाइलर प्राइस के रिलेटेड, दैट विल बी आवर आंसर। ये आप याद रखोगे। नाउ, Rashid Somaila and Daniel Pauli are the awardees of 2023 टाइलर प्राइज। ये स्टेटमेंट सही है, ये आप याद रखोगे। इन दो पर्सनस को मिला है टाइलर प्राइज इन 2023। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टाइलर प्राइज, बट दिस इज नॉट आवर आंसर बिकॉज वी हैव टू गो फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ सेकंड ऑप्शन, it is also called the Nobel Prize of the Environment. This is also correct, but this will be not our answer because we have to go for incorrect statement. ये भी सही है टाइलर प्राइज के रिलेटेड, बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। नाउ सी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये रेसिपिएंट से। रेसिपिएंट इज गिवन 5 lakhs कैश प्राइज एंड अ मेडलियन। दिस इज आवर आंसर। अब आप बोलोगे क्यों? याद रखो, जो टाइलर प्राइज है उसमें 5 lakhs नहीं दिए जाते हैं, उसमें 2 lakhs दिए जाते हैं कैश प्राइज। ये आप याद रखोगे, नॉट 5 lakhs बट ओनली 2 lakhs कैश प्राइज दिया जाता है, 2 lakhs। ये आप याद रखो। एंड मेडलियन, तो यही रॉन्ग है, तो एंड इट इज आवर आंसर। नाउ आवर डी ऑप्शन इज, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया। दिस इज आल्सो करेक्ट अबाउट टाइलर प्राइज। इन स्टेटमेंट्स को आप याद रखोगे। आप पेन और कॉपी निकाल के रखो, इन स्टेटमेंट्स को आप लिखो। अगर आपने टाइलर प्राइस के रिलेटेड नहीं पढ़ा था तो आप इसके रिलेटेड भी पढ़ो। तो इस प्राइज को, टाइलर प्राइज को 1973 में स्टार्ट किया था बाय, वो दो पर्सन थे, जॉन एंड एलाइस टाइलर। जॉन एंड एलाइस टाइलर, आई एम गोइंग टू राइट हियर विद माय फिंगर, जॉन एंड एलाइस टाइलर। एलाइस, तो टाइलर यहाँ पर लिखा ही है। तो जॉन एंड एलाइस टाइलर, टाइलर ने इसको स्टार्ट किया था इन 1973 में। ये आप याद रखोगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा था इसके बारे में तो आप इन स्टेटमेंट्स को लिखें और इनको याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट एनवायरनमेंट। क्योंकि आप देखते हो कि आजकल एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया जाता है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीब? फर्स्ट, ट्रॉपिकल इकोलॉजी ऑफ अर्थ's बायोडाइवर्सिटी, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अर्थ's बायोडाइवर्सिटी। आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अब ये टर्म किसने पॉपुलराइज किया था ये आप याद रखोगे। तो दिस टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय द ग्रुप ऑफ G8। नाउ G7 रहा है, क्योंकि रशिया इज
एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस ग्रुप, रशिया को इस ग्रुप से निकाला गया है। तो अब ये G7 कहलाता है। जब ये टर्म पॉपुलराइज़ की थी G8 ने, तो तब ये G8 था, नाउ G7। साथ में आपको ये याद रखना है, साथ में इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, चाइना, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इन 4 कंट्रीज़ का भी कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द पॉपुलराइज़ेशन ऑफ टीब, जो स्टैंड करता है, जो टीब स्टैंड्स फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, ये आप याद रखोगे। अब ये टर्म क्या है? क्यों इस टर्म को कॉइन किया गया था? क्या पर्पज़ था इस टर्म को कॉइन करने का? ये आप याद रखो। जो भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री में आता है या किसी भी कंट्री में आता है, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ-साथ उस कंट्री के एनवायरनमेंट पर भी असर ज़रूर पड़ता है, बिकॉज़ देयर आर हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये जो लॉस होता है, एक तरफ हमें बेनिफिट मिलता है फ्रॉम क्योंकि वी आर हैविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट यहाँ पर आल्सो देयर इज़ आल्सो डिटेरियोरेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो ये जो एनवायरमेंटल लॉस हुआ है फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये कितना हुआ है? किस वॉल्यूम में ये हमारा लॉस हुआ है हमारे एनवायरनमेंट पर? उसको मेजर करने के लिए ये टर्म दिया गया था, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। तो इकोसिस्टम पर कितना लॉस हुआ है, बायोडायवर्सिटी पर कितना लॉस हुआ है, अगर उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करेंगे, तो वो कितना बनता है, उस वो कितना मेजर होता है, तो उसको मेजर करने के लिए, एनवायरमेंटल लॉस को मेजर करने के लिए, इन बायोडायवर्सिटी लॉस को मेजर करने के लिए ये टर्म कॉइन किया गया था। ये आप याद रखोगे। मैंने ये भी कहा, आपको ये भी याद रखना है कि और इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। इवन आवर कंट्री हैज़ मेजर एनवायरमेंटल इट इज़ आवर कंट्री हैज़ ट्राइड टू मेजर इट इज़ एनवायरमेंटल लॉस। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन? बॉटनिकल गार्डन, गुम्पा फॉरेस्ट, काऊ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। जब आपको ये पता चले, या अगर आपको ये पता होगा, तो यू कैन इजिली पिक आउट द राइट ऑप्शन, बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट नोइंग दिस टर्म। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम बनाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। हम ये हैबिटेबल कंडीशन बनाते हैं आर्टिफिशियली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ताकि वो उसमें पले बढ़े, उसमें हम उनका केयर कर सकते हैं। हम इसको आर्टिफिशियली बनाते हैं, आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं हैबिटेबल कंडीशन एनिमल्स एंड प्लांट्स को। तो यहाँ पर जो बॉटनिकल गार्डन है, इट इज़ मेड फॉर द प्लांट्स। तो ये एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, मैंने अभी कहा। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है बॉटनिकल गार्डन। तो एक्सिटू कंजर्वेशन इन सिंपल वर्ड्स आप ये याद रखो कि ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स। उनके लिए हैबिटेबल कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं। और और इसका एक टाइप है, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू मीन्स वो नेचुरली, ये जो कंजर्वेशन टाइप है, ये नेचुरली प्रोवाइड होती है एक एनिमल एंड एक प्लांट को, जो कि नेचर उसको प्रोवाइड करता है। ये आप याद रखोगे। और उसमें वो उसको हैबिटेबल कंडीशंस मिलती है। तो ये इसमें, हाँ, इसमें ना प्लांट्स खुद मतलब अपने ही घर में मान लो, मतलब कोई फॉरेस्ट है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई नेशनल पार्क है। हम नेशनल पार्क को आर्टिफिशियली नहीं बनाते हैं, बिकॉज वी आर ओनली गिविंग दिस टैग टू एनी प्लेस। हम ये बस टैग देते हैं कि दिस इज नेशनल पार्क, दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग दैट लैंडस्केप आर्टिफिशियली। हम उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाते, बट वी आर ओनली गिविंग टैग। हम उसको एक टैग देते हैं, ये हमने इसका नाम रखा नेशनल पार्क, बट वो एक नेचुरल हैबिटेट होता है और उसी को इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं।
और जब हम एनिमल्स और प्लांट्स को उनके नेचुरल प्लेस से, नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल कर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखते हैं, जिसको हम खुद से बनाते हैं, और वहाँ पर एनिमल्स को हैबिटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक्स टू कंजर्वेशन है। एक्स मीन्स हम आउट करते हैं उनको नेचर से और उनको हैबिटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज एक्स टू कंजर्वेशन, जिसको ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। एंड दिस इन सिटू कंजर्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑन साइट कंजर्वेशन। नेचर में ही हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दैट एग्जाम्पल फॉर इन सिटू कंजर्वेशन इज नेशनल पार्क, यहाँ पर जो दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काऊ फॉरेस्ट, गुम्पा फॉरेस्ट। ये जो काऊ एंड गुम्पा फॉरेस्ट है, दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर नेचर। जो कि ट्राइबल पीपल है, वो नेचर को वो ना क्या है कि नेचर को वर्शिप करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं नेचर को, नेचर के साथ रहते हैं, नेचर के साथ वो इन हार्मनी रहते हैं। तो उसको हम कहते हैं ये जो दीज आर द टाइप्स ऑफ दिस, उसको हम एक टर्म के नाम से देते हैं, दैट इज सैक्रेड ग्रूव्स। हम इनको कहते हैं सैक्रेड ग्रूव्स, जो कि आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट इज सैक्रेड ग्रूव। तो ये आप याद रखोगे, सैक्रेड ग्रूव्स, ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेचर, जो कि ट्राइबल पीपल में देखा जाता है। जैसे गुम्पा फॉरेस्ट हियर एग्जाम्पल, काबू फॉरेस्ट इज हियर एग्जाम्पल फॉर सैक्रेड ग्रूव्स। ये आप याद रखो, दीज आर द टाइप ऑफ कंजर्वेशन साइट्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल रैंप आवर सेशन। नाउ फर्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन। कंसिडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अबाउट इको सेंसिटिव जोन्स। तो आपने पढ़ा होगा कि इको सेंसिटिव जोन्स जो बनाए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंट जजमेंट दिया है उसी को पूछा गया है यहाँ पर। जजमेंट mandated that all states mandatorily have 1 kilometer eco-sensitive zone from demarcated boundaries of in every protected area. It also allowed to have new structures within the ESZs. Only statement first is correct, only statement second is correct. Both the statements are correct. I hope आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा। Now we are going to discuss. Judgment mandated that all states mandatorily have 1 kilometer ESZ from demarcated boundaries of every protected area. This statement is correct. Now I am going to explain it. Maybe कि आपको difficult लगा because these tough words use किए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो इको सेंसिटिव जोन्स बनाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ ये था कि मैंडेटेड दैट ऑल स्टेट्स, हर एक स्टेट को मैंडेटरली यानी कि नेसेसरली उसको रखना है 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन के लिए फ्रॉम द डिमार्केटेड बाउंड्रीज ऑफ एवरी प्रोटेक्टेड एरिया। मान लो यहाँ पर हमारा कोई नेशनल पार्क है, मान लो ये लैंडस्केप हमने डिक्लेयर किया है एज नेशनल पार्क, इतना सा जो मैंने सर्कल किया, इन सर्कल जो किया एरिया, मान लो ये हमारा नेशनल पार्क है। अब इस नेशनल पार्क को आगे यहाँ तक यानी ये 1 किलोमीटर एरिया है, मान लो इस सर्कल तक 1 किलोमीटर एरिया, सॉरी यहाँ पर मैंने 10 लिखा, मान लो ये 1 किलोमीटर एरिया है यहाँ तक इस सर्कल तक। अब इस 1 किलोमीटर एरिया को हर एक स्टेट को अकॉर्ड एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये जो नेशनल पार्क है इसके 1 किलोमीटर के एरिया में हर एक स्टेट को डिक्लेयर करना है इको सेंसिटिव जोन। तो ये जो इको सेंसिटिव जोन है, तो पर्पस क्या है इसके बिहाइंड में? तो पर्पस बस यही है कि ये जो नेशनल पार्क है इस पर कोई बुरा असर ना पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े एनवायरमेंट पोल्यूशन का। जैसे बिग बिग फैक्ट्रीज आती है, मान लो यहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री आ गई इसमें जो हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया था इको सेंसिटिव जोन, तो ये तो नेचुरल है कि इस पर भी इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है इस बिग फैक्ट्री का, क्योंकि पोल्यूशन के कारण बहुत कुछ होता है, डिग्रेडेशन होती है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होती है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इको सेंसिटिव जोन्स बनाए गए हैं, जो कि नेशनल पार्क को एज अ बफर स्टॉक, एज अ शॉक ऑब्जर्वर वर्क करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेशनल पार्क, ताकि नेशनल पार्क पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। इसीलिए इको सेंसिटिव जोन्स बनाए बनाए गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट सुनाया कि 1 किलोमीटर हर एक स्टेट को रखना है
अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे नेशनल पार्क के अराउंड एक किलोमीटर रखना है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर डिक्लेयर की गई है कोई लैंडस्केप, तो उसके अराउंड में 1 किलोमीटर तक रखना है इको सेंसिटिव जोन, ये मैंडेटरली रखना है, इससे कम नहीं रखना है। इसके अलावा भी स्टेट्स रख सकते हैं, मान लो कोई स्टेट रखेगा 5 किलोमीटर, तो वो स्टेट रख सकता है, बट 1 किलोमीटर से कम नहीं रख सकता इको सेंसिटिव जोन। ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट आल्सो अलाउड टू हैव न्यू स्ट्रक्चर्स विद इन द इको सेंसिटिव जोन। ये तो मतलब टोटली अगेंस्ट है। अ, क्योंकि अगर हमने ये कहा, अभी हमने ये डिस्कस किया कि नेशनल पार्क के अराउंड इको सेंसिटिव जोन्स हम बनाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेशनल पार्क, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर नेचर, और इस इको सेंसिटिव जोन में ही अगर हम अलाउ करेंगे न्यू स्ट्रक्चर, जैसे रेस्टोरेंट हमने अलाउ किया, जैसे कोई इंडस्ट्री हमने अलाउ की, तो व्हाट वाज द पर्पस, तो क्या पर्पस है फिर इको सेंसिटिव जोन बनाने का? तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, ये सही नहीं हो सकता। क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन हम इसीलिए बनाते हैं, इसमें हम कुछ इसमें हम रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को अलाउ ही नहीं करते जो हमारे नेचर पर हार्मफुल हो सकती है। तो ये आप याद रखोगे। नाउ तो न्यू स्ट्रक्चर्स अलाउ नहीं है, अगर पहले से ही कोई स्ट्रक्चर बना है तो वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं, बट न्यू स्ट्रक्चर्स को हम अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा था न्यू स्ट्रक्चर्स कैन बी अलाउड, नो नो, न्यू स्ट्रक्चर्स को हम अलाउ नहीं कर सकते विद इन इको सेंसिटिव जोन, ये आप याद रखोगे। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गाडगिल कमेटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर भी है, टाइपिंग एरर। तो आप याद रखोगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ोगी अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा है। गाडगिल कमेटी के रिलेटेड, गडगिल कमेटी के रिलेटेड आप ज़रूर पढ़ोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। नाउ इट वाज फॉर्मड टू इम्प्रूव द सेंटर स्टेट रिलेशंस, दिस इज टोटली रॉन्ग हियर। इस कमेटी को फॉर्म किया गया था फॉर वेस्टर्न घाट्स, ताकि ये ऐसे स्ट्रेटजीज डिवाइस करे जिससे हम वेस्टर्न घाट्स की सेंसिटिव इकोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इस कमेटी को बनाया गया। तो आप सिंपल वर्ड्स में याद रखोगे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इकोसिस्टम ऑफ वेस्टर्न घाट्स दिस कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड, ये आप याद रखोगे इन 2010, 2010 में इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ it was formed by the Ministry of Environment, Forestry and Climate Change in 2010, जो हमने अभी डिस्कस किया। दिस इज करेक्ट आल्सो। तो पहला रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, बट ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बट सही है। अभी हम देखेंगे हमारा आंसर क्या हो सकता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये ठीक नहीं है, दिस इज रॉन्ग। only first statement is correct, this is also wrong। only second statement is correct, this is our answer, ये आप याद रखो। तो अगर आपने गाडगिल कमेटी के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इसको सर्च आउट करिए और आप इसके बारे में और भी पढ़िए। ठीक है? तो अब हम यहीं पर अपना सेशन बंद करते हैं। तो बस मैं लास्ट पर आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ, हमें बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल रेफ़र करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें, और अगर आप इसके अलावा मेरे लिए कोई सजेशन रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे वो ज़रूर कहें, ताकि मैं खुद को उसी हिसाब से फिर ओरिएंट करूँ। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए मैं और आप अल्लाह के हवाले।